अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदसवट। आज मंडे है, इस हफ्ते का पहला दिन है और आज इस वीडियो में बड़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें ओवरऑल तो ऐसे लगता है कि मार्केट जो है वो मच नीडेड रैली एक चला रही है, एक बुलिश रैली। क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइसेज़ जो हैं वो अच्छी खासी पम्प कर रही हैं और पॉलीमैटिक तो एकदम सरप्राइज़ कर रहा है। अभी दोबारा जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 90 सेंट इसकी मैक्सिमम प्राइस की है और मुमकिन है जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो ये $1 को भी क्रॉस कर रहा हो। इसी तरह इथेरियम ने भी अच्छा खासा पंप किया है। बिटकॉइन जो है वो खास उसी रेंज के अंदर है। तो क्या वजह है? कोशिश करते हैं इस वीडियो में समझने की कि मार्केट क्यों पंप कर रही है, ताकि अगर हम इसको समझेंगे तो फिर हम आगे मार्केट में अपनी कोई डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हफ्ता भी मेरे दोस्तों भाइयों बड़ा वोलाटाइल हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते जो यूरोपियन ज़ोन है, उनकी सीपीआई रिपोर्ट आनी है पिछले माह की, जो वहाँ की महँगाई कितने परसेंट हुई है, इन्फ्लेशन कितनी है। बर्तानिया की रिपोर्ट आनी है, जापान की रिपोर्ट आनी है, कनाडा की। ये बड़े-बड़े मैं कंट्रीज़ की आपको बता रहा हूँ जिनकी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो हफ्ता स्टार्ट हुआ है, इस हफ्ते उनकी रिपोर्ट आनी है, तो मार्केट शायद आपको हाइली वोलेटाइल जो है नज़र आए। अच्छा, बिटकॉइन की प्राइस और मार्केट की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन आज मंडे है। अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा पिछले चंद हफ्तों से मैंने बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट डीसीए कर रहा हूँ और आप लोगों को साथ-साथ अपडेट कर रहा हूँ, ताकि अगर आप मेरे साथ मिलकर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मंडे को मैं 100 एवरी मंडे मैं 100 यूएसडीटी का बीटीसी उसकी स्मार्ट डीसीए करता हूँ। क्योंकि आप स्मार्ट डीसीए के हवाले से जो इस वक़्त जो प्राइस रेंज है इसमें मैंने खरीदारी करनी है, मैंने बेचना नहीं है। तो आज मैं $100 मार्केट प्राइस के ऊपर $100 का बीटीसी आपके सामने बाय करूँगा। स्मार्ट डीसीए होता क्या है? इस हवाले से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बनाई है शॉर्ट सी। ये ख़ुसूसन स्मार्ट डीसीए उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो कि टेंशन फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ये 100% सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो स्मार्ट डीसीए से मुतल्लिक़ मज़ीद आपने लर्न करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पे आप क्लिक करके तो उसको लर्न कर लीजिएगा। लेकिन बहरहाल जो लोग ऑलरेडी मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ $100 का यूएसडीटी का बीटीसी बाय कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट की तरफ। अ, इथेरियम जो है सरप्राइज़ कर रहा है। मैं कल के परसों कहाँ कल मेरे से किसी ने पूछा कि मुझे इथेरियम बाय कर लेना चाहिए या नहीं? मैंने उसको बताया भाई, जब इथेरियम की प्राइस $1100 के करीब थी, तो मेरा इरादा था कि मैं 2 इथेरियम बाय कर लूँ। मेरे चूँकि ट्रस्ट वॉलेट में फंड्स पड़े हुए थे, उधर से जो है वो इथेरियम बराह रास्त बाय नहीं हो सकता था, यूएसडीटी उधर मेरे पास पड़े हुए थे। अब उसको ट्रांसफ़र करने इस इन्हीं चक्करों में मैं कहीं मतलब मिस कर गया अपॉर्च्युनिटी और एकदम मैंने देखा प्राइस इथेरियम की पंप कर रही है। ये मैं क्यों आपको स्टोरी बता रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि इथेरियम की प्राइस को इस वक़्त आपको बाय करना चाहिए। हाँ, अगर आप ये ज़हन में रख के बैठे हैं कि आपने 2-4 साल इथेरियम होल्ड करना है और आगे इथेरियम का मर जा रहा है, उस वजह से इथेरियम की प्राइस जो है वो पंप कर सकती है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आपने ये करना है और साथ ये भी आपके ज़हन में हो कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको कोई परेशानी ना हो, तो फिर आपको इथेरियम इस वक़्त भी खरीदना जो है वो घाटे का सौदा नहीं है। बहरहाल मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, अब मैं दोबारा वेट करूँगा, दोबारा नीचे आता है। अगर मेरी किस्मत हुई मार्केट जो है वो नीचे क्रैश की तो मैं नीचे से इथेरियम लाज़मी बाय करूँगा। क्यों करूँगा? आपको पता है कि इथेरियम का मोस्ट एक्सपेक्टेडली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या इस साल तक इथेरियम का शायद जो है वो मर्ज कंप्लीट हो जाए। अगर मर्ज होगा तो इथेरियम की प्राइस में अच्छा खासा पंप आ सकता है। अब आते हैं बीटीसी की प्राइस की तरफ। बीटीसी की प्राइस पंप तो कर रही है, लेकिन बीटीसी को आगे पंप करने के लिए मैंने जो 2 फ्यूचर ट्रेडें लगाई थी, मुझे मार्केट से लिक्विडेट करना पड़ेगा। मेरे जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करना पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में, जब तक बीटीसी की प्राइस ऑलमोस्ट 22,700 इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है। ये हिस्टोरिकली इस लाइन के ऊपर नीचे ट्रेड होने से मार्केट के बॉटम के बारे में टॉक की जाती है। अब चूंकि इस लाइन से नीचे है, तो जब तक बीटीसी अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता,
उस वक़्त तक आप बीटीसी में मतलब मज़ीद उसके पंप होने से मुतल्लिक तवक्को करना जो है वो मुश्किल है। इसी तरह जो 200 डेज़ मूविंग एवरेज है, उसको भी इसने ब्रेक करना है जो कि $23,000 की रेंज है। अगर इन दोनों रेंज को बीटीसी की प्राइस ब्रेक कर देती है, तो शायद बीटीसी की प्राइस जो है आप दोबारा 30,000 कुछ लोग तो 40,000 तक भी बीटीसी की प्राइस को जाते हुए देख रहे हैं। अच्छा, अब ये ग्लासनोड की एक रिसर्च रिपोर्ट है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैं पिछले चंद दिनों से आपको बीटीसी के बॉटम के हवाले से जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता आ रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ मैं भी ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया, यानी जितना बीटीसी ने गिरना था, जितना क्रैश करना था, वो कर लिया है या नहीं? अगर कर लिया है, तो फिर ऑल इन होने का टाइम होता है। तो बहुत सी थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को मैं टाइम टू टाइम आपके साथ पेश करता रहता हूँ। आज मैं ये ग्लासनोड रिसर्चर की, जो कि मेरा ख्याल है कल इनकी वीकली रिपोर्ट भी आएगी, उसमें मैं शायद ये डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो रियलाइज्ड कैप होल्डर्स हैं इस वक़्त, जो बीटीसी होल्डर्स हैं, उन्होंने बीटीसी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, ओवर द 80% ऑफ द टोटल जितनी भी उन्होंने डिनोमिनेटेड वेल्थ बीटीसी में इन्वेस्ट की है, वो पिछले 3 माह से उनकी की गई इन्वेस्टमेंट उसको होल्ड करके बैठे हैं, यानी वो सेल नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट में जो सेल प्रेशर है, वो सारे का सारा 3 फैक्टर्स हैं, जो इस वक़्त बीटीसी को सेल कर सकते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। और तो चलो, चौथा फैक्टर आप मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस जो ग्लोबल हैं, उसको भी आप एक काउंट कर लें। नंबर 1 जो बिटकॉइन माइनर्स हैं, वो कैपिचुलेट कर रहे हैं। ये मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देखें। ये बीटीसी माइनर्स जो हैं, पिछले माह जून में, सिर्फ जून के महीने में इस साल में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनर्स ने मार्केट में बीटीसी सेल आउट किया। यानी बीटीसी के जो नेटवर्क सपोर्टर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो नेटवर्क को सपोर्ट करें, वो ही नेटवर्क को जो है एक तरह का उसको सेल प्रेशर में उसको बेयर करने के पीछे उनका हाथ है। और उनकी भी मजबूरी है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस आपके साथ कर भी चुका हूं कई वीडियोस में, कि माइनर्स जो हैं उनके लिए अपनी फैसिलिटी को रन करना, जब बीटीसी की प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से नीचे ट्रेड हो रही होगी, तो वो अपने अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। तो इस वजह से जून के महीने में सबसे ज्यादा जो बीटीसी सेल किया है वो माइनर्स ने, पिछले पिछले मतलब पूरे 6 माह में सबसे ज्यादा जून में उन्होंने बीटीसी को मार्केट में सेल किया, जिस वजह से बीटीसी की आपको जून के महीने में भी प्राइस जो है वो डंप होती नजर आई। और इसी तरह अगर बीटीसी की प्राइस अपनी रियलाइज प्राइस, जो कि आप 24,000 25,000 की रेंज में कहते हैं, अगर इससे नीचे नीचे ही ट्रेड होती रहती है, जितनी देर होती रहेगी, उस वक्त तक आपको बीटीसी के माइनर जो है मार्केट में बीटीसी सेल करते हुए नजर आएंगे। दूसरा फैक्टर ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं कई वीडियो में, वो एम्प्टी गॉक्स है। तकरीबन 1,37,000, कुछ तो 1,80,000 के करीब कहते हैं वो बिटकॉइन क्रेडिटर्स को वापस होना है। उनमें से अगर 50% भी मार्केट को सेल करते हैं, अगर तो अच्छा, एक चीज है कि अगर तो मार्केट यहां से पंप करती जाती है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल वो सेल करेंगे सारे। क्यों? क्योंकि वो ये समझेगा कि शायद बीटीसी ने अपना बॉटम जितना देखना था देख लिया, अब बीटीसी ने वापस रिकवर करना है, मार्केट अब बुलिश होगी, तो वो कम प्राइस में बेचने की बजाय वो शायद होल्ड करें ताकि प्राइस अच्छी उनको मिले, तो वहां पे वो सेल करें। दूसरी ये तीसरी ऑप्शन, आपको याद होगा मैंने एक कपल की न्यूज शेयर की थी। उस कपल से को जो अमेरिकी इंतजामिया उन्होंने हिरासत में लिया था, उन्होंने बिटफाइनेक्स के बारे में कहा जाता है कि जो टेथर की एक्सचेंज कंपनी है, जिन जिन दोनों को, टेथर को और बिटफाइनेक्स को, आई फाइनेक्स मेरा ख्याल है कंपनी है जो इन दोनों को रन करती है। तो बिटफाइनेक्स का भी तकरीबन 1,20,25,000 के करीब बिटकॉइन, जो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 अरब डॉलर के करीब अमाउंट बनती है, वो भी जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, उनके पास पड़ा हुआ है। और बिटफाइनेक्स ने उन वहां पे अप्लाई किया हुआ है कि भाई हमारे बीटीसी जो आपने रिकवर किए हैं इन हैकर से, वो हमें वापस करें। तो ये तकरीबन आप समझ लें कोई 2.5 लाख बिटकॉइन है जो कि पड़ा हुआ है, जिसके सेल होने का खदशा है। अगर तो बिटफाइनेक्स एक्सचेंज के पास आ जाता है, उन्होंने क्लेम किया कि हमने यूजर्स को जिनके फंड्स हैक हुए थे उनको हमने पैसे रिफंड कर दिए हैं, अब ये टोटल हमारी प्रॉपर्टी है। बिटफाइनेक्स को अगर मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि बिटफाइनेक्स जो है वो सेल करेगा, उनकी लिक्विडिटी में बिटकॉइन आएगा तो वो तो उसको होल्ड करेंगे। तो
एम्प्टी गॉक्स के हवाले से अभी खदशा है कि एम्प्टी गॉक्स की रिकवरी होती है, जो कि अगस्त के महीने में कहा जाता है कि वो उनको मिलने शुरू होंगे बिटकॉइन। तो अगले माह तक बीटीसी जो है, मेरा ख्याल है आपको होल्ड करना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट किस करवट बैठती है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगी उसी हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, आगे आते हैं अब कुछ न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़, आपको याद होगा मैंने मेरा ख्याल है कुछ महीने पहले एक आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि बाइडेन इंतज़ामिया क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाहती है। उस हवाले से उन्होंने एक एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर पास किया था। तमाम जो मुतल्लिका इदारे थे उन सब से कहा था कि भाई आप अपना-अपना फीडबैक दें कि हमें क्रिप्टो मार्केट को किस तरह रेगुलेट करना चाहिए। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका जो है मोस्ट लाइकली आइंदा चंद हफ्तों या महीनों के अंदर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट कर दे। अगर ऐसा होगा, ये देखें, यूएस इज वेरी क्लोज टू फाइनलाइज द डिटेल ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशंस, क्योंकि इनकी जो यूएस ट्रेजरी है उन्होंने भी अपनी जो ड्राफ्ट है, जो रेगुलेशंस का अपना ड्राफ्ट, जो अपनी रिकमेंडेशन है, वो बाइडेन इंतजामिया को भेज दिया है। इसी तरह मुख्तलिफ इदारे जो हैं उनमें से कई इदारे ऑलरेडी बाइडेन इंतजामिया को सबमिट कर चुके हैं। अगर तो बिटकॉइन को अमरीकी इंतजामिया रेगुलेट करती है, यू कांट इमेजिन कि क्रिप्टो मार्केट में कितना बड़ा पंप आएगा, क्योंकि बड़े बड़े बिलियनियर्स, ये मैं आपको दिखाता हूं, बिलियनियर थॉमस पीटर फाय सेज ही विल परचेज मोर। दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर अफराद और इदारे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो उनकी कंट्री की रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, कवानीन हैं, वो जरा थोड़े से रेगुलेट हों, ताकि ये ना हो कि वो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें और बाद में पता चले जी कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो बैन कर रही है, या वो उतना टैक्स लगा रही है, अनरियलिस्टिक टैक्स जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रेगुलेशंस अगर हो जाती हैं तो आपको क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा सरमाया। और ये मत भूलें, जहां मैंने आपको बेरिश मार्केट के कुछ फैक्टर्स बताए हैं, एक बुलिश फैक्टर और भी है। लास्ट जब 2017 और 18 में बेयर मार्केट थी, क्रैश था, सेम इसी तरह जिस वक्त इस वक्त आपको नजर आ रहा है, सेम इसी तरह 2017-18 में भी था। उस वक्त जो ड्राई पाउडर था, ड्राई पाउडर से मुराद उस वक्त के जो स्टेबल कॉइन में रिजर्व थे क्रिप्टो मार्केट के पास, वो कोई 1-2 बिलियन के करीब थे। इस वक्त जब मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूं, इस बेयर मार्केट में स्टेबल कॉइन का रिजर्व जो है तकरीबन 150 अरब डॉलर से ज्यादा है। और स्टेबल कॉइन में जितने ज्यादा फंड्स होते हैं, अब लोगों ने स्टेबल कॉइन में क्यों फंड्स रखे होते हैं, वो चाहते तो अपने बैंक्स में विड्रॉ करवा सकते, तो वो स्टेबल कॉइन में इस वजह से रखते हैं क्योंकि एट एनी टाइम वो मार्केट में एंट्री, तो ये जो 150 अरब डॉलर है, इसने वापस मार्केट में जब आना है, इसने जब खुद आना है, तो साथ में और कई बिलियनियर्स जिन्होंने ऑलरेडी बैंक्स में विड्रॉ करवाए हुए थे, वो भी दोबारा एंट्री करेंगे। तो ये अच्छा खासा एक बुलिश इन्वायरमेंट जो बन सकता है। एक और न्यूज इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि अमेरिका और यूके की जो गवर्नमेंट है, ये आपस में क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के हवाले से आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। ये उनकी यूएस टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन करना क्या चाह रहे हैं, वन एरिया ऑफ ग्लोबल फोकस इज टू क्रिप्टो। क्यों करना चाहती है? अब सारी दुनिया, मैंने शायद परसों के बुलेटिन में आपके साथ शेयर किया था कि एक्सआरपी ने सर्वे किया है तकरीबन 22 ममालिक का। उनके सर्वे के मुताबिक आइंदा 4 सालों के अंदर 85 दुनिया की कंट्रीज ऐसी होंगी जो क्रिप्टो मार्केट या क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के हवाले से किसी ना किसी तरीके से एंगेज होंगी। अब दुनिया सारी क्यों क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाहती है? 2 चीजें हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी आप जो कंट्रीज हैं वो अपने रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट से। और दूसरा, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। आपके शहरी अगर किसी ऐसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि रिस्की मार्केट है, तो उनमें अगर कोई स्कैम्स के खदशात हैं, तो यानी जो फंड्स की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ये भी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तो 2 चीजें ऐसी हैं जिस वजह से हुकूमतें मजबूर होंगी, एक तो अपॉर्चुनिटी और दूसरा रिस्क। तो उन दोनों को डील करने के लिए जो कंट्रीज हैं उनकी मजबूरी है कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे। ये उनके जो मैनेजमेंट है, उनकी स्टेटमेंट, द यूएस एंड यूके विल डीपन टाइज क्रिप्टो, क्या करने के लिए, ऑन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी एक तरह की बुलिश न्यूज है। दूसरा, पैराग्वे के हवाले से मैंने आपको अपडेट करना था कि इन्होंने अभी रिसेंटली पिछले साल इनकी जो सेनेट थी उसमें एक बिल पेश हुआ था कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। तो अब वो फाइनली जो है बिल ऑलमोस्ट पास हो चुका है, सिर्फ उनके जो प्रेसिडेंट है उनके साइन होने हैं और वो
लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा। बिल में रिपोर्टेडली जो माइनर्स हैं उनके हवाले से बताया गया कि वो उनकी कंट्री में कैसे काम करेंगे। फिर इस हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देंगे, ये सारा उस बिल में डिज़ाइन है। माइनर के हवाले से जो मोटी-मोटी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी माइनर जो हमारा नेशनल ग्रिड सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, उनके साथ वो मिलके काम करेगा। कितनी माइनर्स को बिजली गवर्नमेंट जो है वो पे कर सकती है, दे सकती है, ताकि ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े गवर्नमेंट के ऊपर, जो उनका नेशनल ग्रिड है उसके ऊपर, और साथ-साथ माइनर्स जो है वो इंडस्ट्री भी उनके मुल्क में फले-फूले। इस दौरान माइनर्स को उन्होंने कहा है जी आप जो है आपको बिजली हम 15% महँगी देंगे दूसरी इंडस्ट्रीज़ की निस्बत। तो ये एक तरह का मेरा ख्याल है रेगुलेट होगी मार्केट तो बेनिफिट होगा। और ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, ये मैं आपके साथ एक और कंट्री का शेयर करना चाहता हूँ। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है जिसको कार के नाम पे क्रिप्टो मार्केट में रेफर किया जाता है। इन्होंने एक तो ये आपको बताता चलूं कि ये अफ्रीका का पहला कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया। एल सल्वाडोर का आपको ये वो लैटिन अमेरिकन पहली कंट्री थी। इन्होंने क्या किया है, एक तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये बाकायदा बिटकॉइन को अपने नेशनल रिजर्व में सेव करेंगे, जैसे एल सल्वाडोर बीटीसी सेव कर रहा है, ये भी अपने नेशनल रिजर्व में बिटकॉइन को रखेंगे, स्टोर करेंगे फॉर देयर सेविंग। और साथ इन्होंने अपना एक टोकन लॉन्च किया, जितने इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको वो टोकनाइज करेंगे और वो बिटकॉइन के ऊपर एक साइड चेन लॉन्च करेंगे सांगो चेन के नाम, सांगो चेन के नाम पे, जो कि बिटकॉइन के ऊपर एक साइड चेन होगी। उससे क्या होगा, अपना ये एक्सचेंज लॉन्च करेंगे कंट्री में। जब इनके जो सिटीजन हैं वो जब क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, इनकी अपनी अगर सरकारी तौर पे जो एक्सचेंज है उस पे करेंगे तो उनको बेनिफिट क्या होगा, उससे ट्रेडिंग फीस जनरेट करेंगे। तो ये वो काम है जो छोटे-छोटे ममालिक, और ये क्यों कर रहे हैं, अपने जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको अपने आप से निकालने के लिए। जैसे ही ये सेंट्रल अफ्रीकन जो कंट्री है, रिपब्लिक है, इसने अनाउंसमेंट की कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देना है, आईएमएफ ने इनको भी थ्रेट किया था। जैसे एल सल्वाडोर को किया था, इसी तरह इनको भी वार्न किया था कि आप लीगल टेंडर करार ना दें। बहरहाल छोटी कंट्रीज जो हैं ये बैनुल-अक़वामी जो फाइनेंशियल इदारे हैं, उनकी जकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे जो ममालिक हैं, अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी स्टेबिलिटी आए और हमारे जो हुक्मरान हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो इस हवाले से कोई एक्शन लें। अच्छा, आगे आते हैं जी। अदर डीड के हवाले से कल से सोशल मीडिया पे अच्छी खासी बातचीत हो रही है। मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं। अदर डीड योगा लैब्स का एक प्रोजेक्ट है, जैसे बोर्ड एप, याट क्लब, एप टोकन, अदर डीड, ये जो एनएफटीज हैं सारी, इन्होंने कल अपना मेटावर्स का एक छोटा छोटा सा एक प्रीव्यू दिखाया है, जिसमें जितने अदर डीड होल्डर्स थे, मैंने भी एक अदर डीड लैंड बाय की हुई है, आपके साथ मैंने शेयर किया था। ये देख रहे हैं, ये छोटा सा प्रीव्यू है। ये इनका व्हाइट पेपर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। आप कहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इनका व्हाइट पेपर जाके स्टडी करें। ये मुझे अभी एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि ये प्ले टू अर्न गेम है या नहीं, कि यहाँ पे जो योगा लैब की जो एनएफटीज बाय करने वाले हैं, अगर वो सारी एनएफटीज को यूज करके तो इनकी गेम प्ले करें तो उनको की अर्निंग होगी कि नहीं। मेरा ख्याल है इस व्हाइट पेपर में सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप इंसेंटिव की तरफ जाएं, ये देखिए, रियल इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट communities. We are focused on providing real incentives and structure through a collaborative ecosystem and network of contributors and giving voyagers. ये अपने जो NFT होल्डर्स हैं उनको voyagers बोलते हैं। voyagers की उर्दू तर्जमा मेरा ख्याल है कश्ती ईरान को आप कह सकते हैं, जो कश्ती चलाता है। तो इस तरह ये आने वाले वक्तों में अपनी अगर ये मेटावर्स लॉन्च करते हैं, गेम लॉन्च करते हैं, तो इनके जितने NFTs होल्डर्स हैं उनके लिए एक तरह की ये बुलिश न्यूज़ है। और दूसरा, जिनके पास इनका एप टोकन है उसके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। एप टोकन पे मैंने वो ली है, बॉट ट्रेडिंग लगाई है OKX पे, तो मिनिमम प्राइस मेरे $4 के करीब थी। मेरा ख्याल है $4 के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। तो इनके जितने टोकन्स हैं, जितने प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए ये बुलिश न्यूज़ है। आने वाले वक्तों में शायद इसकी प्राइस जो है वो पंप करे। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप ने 3 जो लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, इथेरियम का, BNB चेन का और सोलाना का, कि उन्होंने इस बेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। मैं चार्ट की सूरत में आपको हल्का सा बता देता हूं। इन तीनों के टोकन की प्राइस अगर देखा जाए ऑल टाइम हाई से कितना नीचे क्रैश की है, तो BNB जो टोकन है वो तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 65% डाउन है। इसी तरह सोलाना जो है वो 87% डाउन है
और इथीरियम जो है वो तकरीबन 77% डाउन है। अब सोलाना क्यों डाउन है, आपको मैं बता चुका हूँ सोलाना के हवाले से जो कंसर्न है पिछले चंद वीडियो, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो सोलाना के बारे में रेड फ्लैग्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नंबर ऑफ यूजर्स ट्रांजैक्शन, सोलाना ट्रांजैक्शन के मामले में इन दोनों ब्लॉकचेन्स को मात करता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इन इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो बीएनबी यानी बाइनांस स्मार्ट चेन से भी ज़्यादा है और इथेरियम की स्मार्ट चेन, यानी आप यूं समझ लें कि ऑल टाइम हाईएस्ट जो यूजर ट्रांजैक्शन है 86 मिलियन है, जबकि इथेरियम के ऊपर तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती जब तक कि वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ नहीं चला जाता। बहरहाल बीएनबी दूसरे नंबर पे आता है और इथेरियम जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। डेली एक्टिव एड्रेसेस में जो है उसमें जो बाइनांस स्मार्ट चेन है उसके डेली एक्टिव एड्रेसेस वो नंबर 1 पे है, सोलाना दूसरे पे है, जबकि इथेरियम जो है वो तीसरे नंबर पे है। और इथेरियम जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक में जाएगा तो ये सारे स्टेटिस्टिक्स में मुमकिन है इथेरियम मार्केट के तमाम जो अपने कंपटीटर है उनमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आए। अच्छा, डेली नेटवर्क फीस में सबसे बुरा परफॉर्म सोलाना ने किया, क्योंकि सोलाना की ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है और ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में ये बहुत पीछे है। अगर कोई चेन जो है वो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू उतना नहीं जनरेट करती जितना कि वो अपने वैलिडेटर्स को पे करती है, यानी जितनी सप्लाई है उनके टोकन की उस हिसाब से अगर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करती तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग है उस टोकन होल्डर्स के लिए कि भाई उनका रेवेन्यू जो है, उनका जो टोकन है वो इन्फ्लेट हो रहा है, यानी उसकी सर्कुलेशन सप्लाई अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म के लिए उसके टोकन की प्राइस जो है वो डंप हो सकती है, उसकी प्राइस गिर सकती है। नंबर ऑफ डेली न्यू एड्रेसेस, इसमें बीएनबी जो है वो दोनों जो चेन्स हैं इन दोनों चेन को मात दे गया। नंबर 1 पे वो है सोलाना, नंबर 2 पे है और इथेरियम जो है वो नंबर 3 पे आता है। ठीक है, ये था मैं आज का बुलेटिन एंड करता हूँ, लेकिन ये लास्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, बीएनबी ने ये बहुत अच्छा काम किया। मैंने आपके साथ जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि भाई हम ये इस तरह का काम करने जा रहे हैं, उस वक्त भी मैंने आपको अपडेट किया था और मैंने बताया था कि अगर जिस तरह ये बाइनांस स्मार्ट चेन कर रही है, अगर हर स्मार्ट चेन अपना इसी तरह का एक सिस्टम, एक टूल सेटअप करें कि जो उनकी चेन के ऊपर इन्वेस्टर्स हैं उनको इस तरह का टूल मुहैया किया जाए कि उनकी चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन से मुतल्लिक ये रिव्यू करें कि भाई ये टोकन कहीं स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये टोकन इनकी चेन के ऊपर नए लॉन्च होने वाले हैं। इस हवाले से बीएनबी चेन ने अपना एक डैप बे डॉट बी एन बी चेन डॉट ओ आर जी, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो इन्होंने टूल अब लॉन्च किया, बाकायदा वर्किंग में आ गया। इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर कौन कौन से टोकन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से टोकन की यूजर ग्रोथ सबसे ज्यादा है। इस वक्त अगर स्क्रीन पे देखें तो मोबॉक्स टोकन की यूजर ग्रोथ सबसे ज्यादा है कंपेयरिंग विद अदर बाइनांस स्मार्ट चेन के जो टोकन हैं उनके लिहाज से। जो टोकन परफॉर्मिंग टोकन हैं पिछले 24 घंटों में उससे एज ऑफ टैंक्स नजर आपको आएगा, फारा लैंड नजर आएगा, इस तरह के आपको टोकन की सारी डिटेल। जो मेन चीज आपको दिखाने वाली है रेड अलार्म्स, इस पे आपने व्यू ऑल पे क्लिक करना है तो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जिसमें ये बाइनांस का अपना ये टूल है, ये मैं आपको बताता चलूं। बाइनांस के अपने टूल ने जिस जिस टोकन्स को रेड फ्लैग किया आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपके पास अगर बाइनांस स्मार्ट चेन का कोई टोकन है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इधर आके सर्च करें कहीं इन्होंने उसको रेड फ्लैग तो नहीं किया। अगर तो रेड फ्लैग किया है तो अर्ली टाइमिंग में उधर से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए इन हवालों से। ठीक है, लास्ट में ये थोड़ा सा मैं जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। कल इलेक्शन हुए और पीटीआई ने जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं, जो कि मेरा ख्याल है अभी इलेक्शन कमीशन ने मेरा ख्याल है बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं की है, तो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने 20 में से 13 नशिस्तें हासिल की हैं और पीएमएलएन ने 4 की हैं, जबकि इंडिपेंडेंट 1। अब ये मेरा ख्याल है 15 से ज्यादा पीटीआई ने की हैं, 15 के करीब मेरा ख्याल है पीटीआई ने की हैं, 4 की हैं नून लीग ने और 1 इंडिपेंडेंट है। और अब जो पोजीशन बन गई है पंजाब असम्बली में पीटीआई जो है वो अपनी हुकूमत बनाएगी, परवेज लाही को मेरा ख्याल है वो सीएम पंजाब इलेक्ट करेंगे। 176 की मेरा ख्याल है चाहिए सपोर्ट जो एमपीएस की सीएम बनने के लिए पंजाब में। अब नेक्स्ट
हमारी पॉलिटिक्स किस करवट बैठेगी, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप अपनी-अपनी राय का इज़हार करें। आप क्या समझते हैं? क्या ये मुल्क मज़ीद आइनी बहरान की तरफ जा रहा है? क्योंकि जो खान साहब का नैरेटिव है कि सारी पीडीएम यानी जितनी एंटी पीटीआई जमातें हैं, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दीगर तमाम इंतज़ामिया, ये सारे मिल के पीटीआई को दूर रखना चाहते हैं इस पावर स्ट्रक्चर से। अगर तो ये बयानिया सच है, तो ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट का आने वाले वक्तों में क्या इम्पैक्ट होगा? क्यों? क्योंकि अब जैसे ही सीएम बन जाएंगे परवेज़ इलाही, तो इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ खान साहब ने मार्च और धरने का अनाउंसमेंट करना है। तो जो लास्ट टाइम पंजाब में हमज़ा शहबाज की वजह से रेजिस्टेंस इनको हुई, अब तो वो नहीं होगी अगर परवेज़ इलाही बन जाएगा। तो अगर ये वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाती है, यानी शहबाज शरीफ साहब जनरल इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तो मुल्क में जो है एक और आइनी बहरान खड़ा हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आ सकते हैं, सियासी इंस्टेबिलिटी आ सकती है और उस सियासी इंस्टेबिलिटी में हमारी मजीद इकॉनमी वीक हो सकती है। तो ये सारे हमारे मुल्क की हालात के लिए दुरुस्त नहीं हो रहा। ये जो कुछ हो रहा है, ये जिसने किया है, मेरा ख्याल है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, उसको भी इसके नताइज लाजमी भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन, आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन और आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।